उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज सदन में पास होंगे विधेयक और अनुपूरक बजट। धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। उत्तराखंड में 25 अक्टूबर तक संपन्न करा लिए जाएंगे निकाय चुनाव। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। उत्तराखंड के अंकित ने कांगत्यासे पर लहराया तिरंगा। 6 दिन में 2 दुर्गम चोटियों को फतेह करने वाले प्रथम पर्वतारोही। सीएम धामी ने की घोषणा, अध्यात्म का केंद्र बनेगा गैरसैंण। भरारीसैंण में बनेगा मां भराड़ी का भव्य मंदिर। 840 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनेगी। व्यय वित्त समिति की 221 करोड़ के प्रस्तावों पर मुहर। उत्तराखंड के भारी बारिश का कहर। देहरादून, चमोली और टिहरी में कई जगह मचाई तबाही। 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों अर्थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर चमोली से, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग अवरुद्ध। मेन मार्केट नंदप्रयाग से 200 मीटर का मार्ग हुआ अवरुद्ध। कर्णप्रयाग की ओर और बगड़ पुल के पास आया मलबा। मेन मार्केट नंदप्रयाग से 200 मीटर का मार्ग हुआ अवरुद्ध। कर्णप्रयाग की ओर व बगड़ पुल के पास आया मलबा। मलबा आने के कारण राजमार्ग हुआ अवरुद्ध। खबर चमोली से, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग हुआ अवरुद्ध। मेन मार्केट नंदप्रयाग से 200 मीटर का मार्ग हुआ अवरुद्ध। कर्णप्रयाग की ओर व बगड़ पुल के पास आया मलबा। मलबा आने के कारण राजमार्ग हुआ अवरुद्ध। चमोली से खबर, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग अवरुद्ध। मेन मार्केट नंदप्रयाग से 200 मीटर का मार्ग हुआ अवरुद्ध। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर मलबा आने के कारण जो रास्ता है वो बंद हो गया है, जिस कारण लोग उससे आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। मलबा आने की वजह से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, बंद हो गया है, जिस कारण लोग उससे आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 200 मीटर तक मार्ग जो है वो बंद हो गया है। विधानसभा सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है, जिसमें जहां आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का भी काम करेगा। साथ ही प्रश्नकाल के तहत सरकार की खामियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित कांग्रेसी विधायक लखपत बुटोला का कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, सड़कों की हालत खस्ता है, आम जनता त्रस्त है। हालांकि सत्र की अवधि कम होने के कारण कई मुद्दों के जवाब नहीं मिले हैं। इसके साथ ही सत्र में मंत्रीगण भी नदारत रहते हैं, जिससे ये साफ होता है कि सरकार की मंशा पूर्णतः सत्र चलाने की नहीं है। सरकार इस सत्र को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। देखिए, आज हम नियम 310 के अंतर्गत आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे पर्वतीय जनपद हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो। इस मुद्दे को लेकर हम 323 के अंतर्गत सवाल रखेंगे। और एक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम नियम 58 के अंतर्गत उठाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे थे उत्तराखंड के। आप यहाँ पे आए, चमोली जनपद के अंदर आप लोग आए, आप देखोगे लगभग 350 सड़कें बंद पड़ी हैं। आप यहाँ से रहने के लिए कलियासोर जा रहे हैं, तमाम कर्णप्रयाग से आगे जा रहे हैं। आने में जिस तरह की विषम परिस्थितियाँ वो आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे जो आपदा का मुद्दा था, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके अलावा चारधाम यात्रा जो चल रहा है उसको लेके प्रश्न उठाते। लेकिन मुझे लगता है कि संसद और संसदीय प्रणाली में जो जनता की बात आनी चाहिए थी, जो हमारे
समयावधि कम की जा रही है और जो विधानसभा सत्र कम समय के लिए चलाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखोगे विधानसभा के अंदर संसदीय मंत्री नहीं बैठ रहे हैं, कई मंत्री नहीं बैठ पा रहे और वो जो सवाल हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उनका सही जवाब नहीं मिल पा रहा। धन्यवाद। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस की ओर से देहरादून में ईडी कार्यालय के घेराव मामले में प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। जब ईडी करप्शन के खिलाफ जांच करती है तो कांग्रेस नेताओं को इससे परेशानी है और जिन मुद्दों में जांच की आवश्यकता नहीं है उसमें कांग्रेस नेता ईडी और सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। जब खिलाफ इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी जांच करती है तो इनको दिक्कत होती है और वैसे इनको सीबीआई जांच चाहिए। जिन मुद्दों पे जांच की जरूरत नहीं है ये सीबीआई और ईडी की जांच करते हैं। तो कांग्रेस का दोगलापन है और जनता सब जानती है और अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिल्कुल आप 2014 के रिजल्ट में देख चुके हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। चाहे 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 24 हो, 5-0 के स्कोर पे जो है कांग्रेस 0 पे रही है और हमेशा 0 पे ही रही है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के बीच उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बार फिर भू कानून, मूल निवास और मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मजबूत कानून लाने की मांग की है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवार ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि सालों से उनकी पार्टी उत्तराखंड में मूल निवास, भू कानून और जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर सदन में एक मजबूत कानून लाने की मांग करती आई है, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा जनहित और उत्तराखंड को बचाने के लिए इन कानूनों को लाना अति आवश्यक है। हम लोगों की मांग जो वर्तमान में है, एक तो भू कानून की है। सरकार भू कानून का एक सदन में लाए। मूल निवास 1950 का जो हम लोगों की मांग है उसको विधेयक को लाए। और जो सबसे बड़ी समस्या पहाड़ी क्षेत्र में आ गई है, जल जंगल जमीन का अधिकार जो लोगों से छीन गया है। रोज जंगली जानवर आक्रमण कर रहे हैं लोगों पर, वो उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गैरसैंण विधानसभा सत्र में विपक्ष ने किया वॉकआउट। गैरसैंण में विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। विपक्ष का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि सरकार आपदा का मुद्दा नहीं उठा रही। नियम 310 के तहत मुद्दा उठाने की मांग। नियम 310 के तहत मुद्दा उठाने की मांग। सरकार ने किया आपदा का कुप्रबंध, यशपाल आर्य ने कहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा भ्रष्टाचार पर भी सरकार बचना चाहती है। सदन परिसर पर धरना प्रदर्शन शुरू। तो विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। खबर आपको गैरसैंण से बता रहे हैं। विपक्ष का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि सरकार आपदा का मुद्दा नहीं उठा रही। नियम 310 के तहत मुद्दा उठाने की मांग की। नियम 310 के तहत मुद्दा उठाने की मांग। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार पर भी सरकार बचना चाहती है। सदन परिसर पर धरना प्रदर्शन शुरू। तो विपक्ष का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि सरकार आपदा का मुद्दा नहीं उठा रही। नियम 310 के तहत मुद्दा उठाने की मांग। सरकार भ्रष्टाचार पर भी सरकार बचना चाहती है, कुछ ऐसा आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाया गया।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम कोटनाला भी जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से आज सत्र का आखिरी दिन है और आज भी काफी जो हंगामा है वो देखने को मिला, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बात करें तो आज विपक्ष ने जो तीसरा दिन है और आखिरी दिन आज सत्र का, तो उस जो है नियम 310 के तहत विपक्ष ने आपदा का मुद्दा उठाने की मांग करी थी और इस मुद्दे को विपक्ष ने कहा है कि ये मुद्दा जो है सरकार उठाना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो है घिरती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक बद्रीनाथ से लखपत बुटोला जी। तो हम सीधे तौर पर जानते हैं सर, आज वॉकआउट किया है आपने, सर क्यों वॉकआउट? देखिए, बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। आज पूरा प्रदेश जब मानसून सत्र में आपदा में ग्रस्त है, विशेषकर आप जिस क्षेत्र में आए, चमोली जनपद के अंदर आए, ये क्षेत्र पूरी तरह से आपदाग्रस्त है। मेरी बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर, मेरी विधानसभा लगभग 250 किलोमीटर लंबी है और उसके बावजूद लोगों कई गांवों में आपदा आ चुकी। लोग बाहर रहने को मजबूर, लोगों पे टेंट नहीं है, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, सड़कें खत्म हो चुकी है। लेकिन सरकार इस पे चर्चा नहीं करना चाहती, चर्चा से भागना चाहती है। हम चाहते थे नियम 58 में हमें मौका मिले, लेकिन सरकार ने मौका नहीं दिया है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे दुखदपूर्ण दिन है। मैं समझता हूँ कि बद्रीनाथ की जनता का, चमोली की जनता का और उत्तराखंड की जनता की आवाज़ दबाने का काम इस सरकार ने किया है। लोकतंत्र में ये जनता की आवाज़ दबाई जाए तो इससे बड़ा काला दिवस हो नहीं सकता है। लेकिन सरकार का तो कहना है कि आपदा को लेकर उसका प्रबंधन बिल्कुल कुशल प्रबंधन था। आप एक चीज़ बता दीजिए कि कुशल प्रबंधन होता तो आज भी मेरी स्थिति जो पगनो है, जो गुलाब कोटी के अंदर है, कोंच पोतनी है, तमाम गाँव के लोग आप देखिए जोशीमठ में आ रखे हैं। लोगों को टेंट नहीं मिल पा रहा। गौशाला में 50,000 रुपया दिया जा रहा है, किसी को फौरी तौर पे रात 5,000 रुपया दिया जाए। 5,000 में क्या होगा? उसके लिए भी लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। मकान टूटे 1,50,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या 1,50,000 में मकान बनाए जा सकते? वो भी उन लोगों की जिनकी काश्तकार, जिनकी ज़मीनें उनके नाम पे, जिनकी नहीं है उनको वो भी नहीं दिया जा रहा है। और हम चाहते थे कि आपदा के मानकों में जो लोगों को जो दिया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। और जो क्षेत्र में ये आपदाएं हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सड़कें PMGSY की हैं, ओपन टू कम्युनिकेशन के अंदर पैसा नहीं है। 5 साल से उस क्षेत्र में JCB नहीं चल पा रहे, सड़कें टूटी हैं, सड़कें खोलने के लिए JCB तक सरकार के पास नहीं है। और ये प्रबंधन की बात कह रहे हैं, यही बात हम सदन के अंदर कहना चाह रहे थे, तो सरकार जवाब देने से क्यों डर रही? मैंने एक अल्पसूचित सवाल भी लगाया था और सदन के अंदर पूछा था, लेकिन उस पर माननीय मंत्री उस पर जवाब नहीं दे पाए और चर्चा से भाग रहे। ये दुखदपूर्ण है। लेकिन सरकार का तो ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो सदन की जो कार्रवाई है उसको बाधित करने के लिए, हंगामेदार बनाने के लिए विपक्ष इस तरह की रणनीति कर रहा है। अगर ये सरकार इतनी संवेदनशील है तो सत्र क्यों न बढ़ाया जा रहा है? देश के इतिहास में उत्तराखंड की जो सदन की समावधि है वो सबसे कम है। पिछले साल केवल और केवल 10 दिन सदन चला है, जबकि नियमावली के हिसाब से सदन 60 दिन चलना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, उसकी समावधि कम की जा रही। उत्तराखंड की जनता की आवाज़ को दबाने का काम ये सरकार करे। ये सरकार नहीं चाहती कि इनसे ज्वलंत सवाल पूछे जाए और उससे ये सरकार भाग रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दुखदपूर्ण घटना है और ये उत्तराखंड के लिए भी दुखदपूर्ण है कि ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है जो यहाँ की जनता की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि जो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, सदन में दबाया जा रहा है, और इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं जो उन्होंने ये आपदा का मुद्दा उठाने की बात करी थी नियम 310 के तहत, वो मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक्सेप्ट नहीं करा है और उसी के चलते ये नौबत आई है कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा है, ऐसा विपक्ष का मानना है। और उसका साफ तौर पर कहना है क्योंकि आपदा में कुप्रबंधन जो है सरकार के द्वारा किया गया था और इसी कुप्रबंधन का जो सवालों का जवाब जो है सत्ता पक्ष नहीं दे पा रहा था विपक्ष का, इसी को के चलते जो है कहीं ना कहीं उसने इस बात को मानने से इनकार किया है। और मात्र सत्र जो 3 दिन का रखा गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी मानना है कि जो 3 दिन के दौरान जो है ये सब जो बातें थी वो कहीं ना कहीं नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए उसने मात्र 3 दिन का ये सत्र रखा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई किस तरह से चलती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज मानसून सत्र का तीसरा और आखिरी दिन है और आज भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में जारी मॉनसून की भारी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग के फाटा में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 4 मजदूर मलबे में दब गए। चारों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि भारी बारिश के कारण वहां जेसीबी मशीन का पहुंच पाना संभव नहीं था, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने खुद खुदाई कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम ने 4 शवों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें जनपद पुलिस के हवाले कर दिया। चारों मजदूर नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र भराड़ीसैंण में आयोजित किया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद यहां ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं चलाया गया। इसको लेकर रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी का कहना है कि चारधाम यात्रा की व्यस्तता होने के कारण सत्र का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर गंभीर है। तो वहीं मूल निवास भू कानून को लेकर विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि यहां के जल जंगल जमीन को बचाने की आवश्यकता है। जमीन संबंधित कानूनों को सख्त बनाने की भी आवश्यकता है। भाजपा सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है और सरकार चाहती थी कि जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो भी गैरसैंण में हो, लेकिन चारधाम यात्रा की व्यस्तता को देखते हुए वो संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो मानसून सत्र है वो गैरसैंण में आयोजित किया गया है और धीरे धीरे इसकी जो सत्रों की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जाएगा और जो कमिटमेंट भाजपा सरकार का है कि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में। मूल निवास के सवाल पर अलग अलग समय पे चर्चाएं हो रही है और मूल निवास के लिए कुछ रूल्स बने हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को मानता हूँ और सरकार भी मानती है कि मूल निवास संबंधी जो नियम है उसको और सख्त होने की ज़रूरत है और यहाँ के जल जंगल और ज़मीन को बचाने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों को यहाँ पर बहुत प्रमोट करने की ज़रूरत है और स्थानीय लोगों को भी वॉलंटियर करना चाहिए कि हम शहरों को छोड़ करके, मैदानी इलाकों को छोड़ करके पहाड़ों की तरफ आना पसंद करें। हल्द्वानी में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा मसाले के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन हुआ। इसमें स्वयं सहायता समूह तथा विभिन्न उत्पादों को बनाने वाले संस्थानों और उनके खरीदारों के साथ बैठक की गई। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने कहा कि उत्तराखंड के मसाले और अन्य बागवानी उत्पाद की डिमांड देश भर में है। ऐसे में आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बेहतर पहल की गई है। इस बैठक में किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, निर्यात सहित सैकड़ों कर्ता विक्रेताओं ने भाग लिया और एक दूसरे की डिमांड के हिसाब से उनके उत्पादों के स्टॉल पर निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता भी देखी। उपस्थित थे और एक्सपोर्टर्स भी हमारे उपस्थित थे। तो देखा गया है कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो ये बड़ा अच्छा वर्कशॉप आयोजित किया गया है स्पाइस बोर्ड के द्वारा, जहाँ पर बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, एक लेवल ऊपर जाके एक्सपोर्ट की भी पोटेंशियल है और बताया गया है। सारे डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित है, किस प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड है। शशि अग्रवाल है और मैं शीतला माँ स्वयं सहायता समूह रानीबाग नैनीताल से हूँ। हमारे ये ग्रुप्स हैं, महिलाएं, इस पे हमारे कई ग्रुप्स हैं, इसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जो हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद हम फिर मार्केट में लाते हैं। उत्तराखंड में मसालों का काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए आज ये बायर सेलर मीट रखी गई थी। स्पाइसेस बोर्ड ने ये रखा है, जिसमें हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं और बता रहे हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें हमारे फार्मर्स को और एफपीओस को बनाना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया है शुरुआत में कि हिंदुस्तान और मसाले ये दोनों एक साथ जाते हैं। यदि हिंदुस्तान की बात करें तो मसाले हजारों साल से हम उत्पादन कर रहे हैं और उसी संदर्भ में अभी हमने एफपीओस का भी
उनका ये चिंतन लिया है। उनका कहना है जो उत्पादन यहाँ पर मसाले करते हैं वो काफ़ी नेचुरल वे में हो रहे हैं। तो जहाँ तक है कि पेस्टिसाइड्स जो आजकल मेजर कंसर्न है उसे जो है सो अनुपात में ही यूज़ किया जाए। कार्यक्रम से खाली लोगों को नहीं, इस पूरे हल्द्वानी जिले और जो 7 डिस्ट्रिक्ट के किसान के समूह को बुलाया, उन सबको लाभ मिलेगा। और आज जो बायर सेलर मीट स्पाइसेस बोर्ड के थ्रू जो रखी गई है, इससे स्पाइसेस आजकल उत्तराखंड के अंदर जो आजकल फेमस भी हो रहा है, उन सब चीज़ों को ज़्यादा मूल्य मिलेगा और उस हिसाब से किसान आगे बेच भी पाएंगे। नैनीताल के भूमि आधार खूपी में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने विभागीय अधिकारियों के साथ कुरिया नाले और खूपी का स्थलीय निरीक्षण किया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र में काफी समय से भूधसाव हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा कई बार यहां का निरीक्षण भी किया लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लगभग 13 साल से खूपी गांव में आपदा की मार झेल रहे यहां के लोगों की रात की नींद गायब है। ग्रामीण जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सोचकर कि कभी भी शासन प्रशासन उनकी खोज खबर लेगा। बरसात में यहां के घरों में आपदा का कहर जमकर बरसता है। रात में लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं और हर आपदा में प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जाता है लेकिन रिजल्ट आखिर में शून्य ही नजर आता है। प्रशासन द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया। ये टिकाऊ भूमि है भी नहीं और ये ड्रेनेज जोन में आ गया है और इसमें हर बार ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुरक्षित गांव रहेगा। इसका या तो पलायन ही हो और ट्रीटमेंट नाले के द्वारा अगर किया जाए तो थोड़ा बहुत राहत मिल सकती। जो 10-12 घर हैं उनको राहत मिलेगी, उससे ऊपर वाले घरों को, नीचे घर बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं जिससे मकानों को क्षतिग्रस्त हो रही, मतलब छोड़ के लोग अपने घरों को दूर दूर निकाल कर रहे हैं, जो लगातार विगत कई वर्षों से धंस रहा है। इससे पूर्व भी यहाँ पर पूर्व अधिकारी आए थे, जब यहाँ के जी जिलाधिकारी थे तो वो भी आए थे। विस्थापन की बात तब भी हुई थी। आज 12-13 परिवार फिर से यहाँ पर मौत के साए में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको या तो विस्थापन किया जाए या फिर नीचे नाले का ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि जो कुरिया नाला नीचे से बह रहा है, मेन इस ज़मीन को बैठाने का श्रेय उस कुरिया नाले को जाता है। और कुरिया नाला और भूमि आधार के बीच में अगर आप चैनलाइज करते हुए पानी को अगर आगे तक ले जाएंगे, अगर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। और भूगर्भ वैज्ञानिकों से भी मेरी बात हुई है, वो उनका भी कहना यही है कि अगर नाले को सही तरह से ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये खूपी जो गाँव है, जो अनुसूचित गाँव है, तो ये बैठना बंद हो जाएगा। तो ये जो खूपी में लोग जो जीवन और मृत्यु के बीच में रात गुजार रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। विधानसभा सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है, जिसमें आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं विपक्ष आज कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा कि आज नियम 310 के तहत आपदा और नियम 58 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने भी नेता प्रतिपक्ष से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रुद्रपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह एक और बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर नो एंट्री में घुसे ट्रक ने कार पर पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का मुंह हल्द्वानी की तरफ हो गया और कार डिवाइडर पर टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे जो दिल्ली जा रहे थे। गनीमत रही कि किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी जगह पर बृहस्पतिवार को भी कार की टक्कर से ई रिक्शा सवार 4 लोगों की मौत हो गई थी। उनका कहना है कि एक्सीडेंट के बाद कार में जो सवार लोग पुलिस से कार को मौके से हटाने का प्रयास कर रही है ताकि बीते जुलाई माह में भारी बारिश के चलते खटेमा क्षेत्र में घर में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ। इसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक भवन कापड़ी ने सरकार से मांग रखी कि जिन लोगों के घर में पानी भरा था उनको 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। इसमें व्यापारियों का भी लाखों का नुकसान हुआ है, इसलिए आकलन करके उनको भी मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों की फसलों को हुए नुकसान की पूर्ति के लिए बाजार मूल्य पर उनको मुआवजा दिया जाए।
पानी भरा है और नुकसान हुआ है, मेरी ये मांग है कि उन्हें 50,000 रुपए प्रति घर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है, नुकसान के आकलन के हिसाब पर, क्योंकि लाखों का नुकसान उनका हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए। जो किसान है जिनकी एक फसल पूरी खराब हो गई, उनकी फसल के लिए जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर मुआवजा दिया जाए। और जो सड़कें और कई रास्ते टूट गए, एक तरफ तो हमारा संपर्क मार्ग ही सारे टूट गए, उनको तत्काल जल्द से जल्द उनको जो है बनाया जाए, उसके लिए धनराशि स्वीकृत की जाए, ये मांग है। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।